हाँ जी, तो एपिसोड 167 के जवाब आज हम लेने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए ज़्यादा इंट्रो में बात ना करके फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन है, हेलो दी, अगर आपको हस्बैंड घटिया मिल जाता तो क्या आप डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करती? सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, पर जानना इसलिए चाहती हूँ ऐसी लेडीज़ को क्या करना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कभी किसी के लिए बना ही नहीं सकते कि ऐसी कंडीशन आए तो लेडी को ये करना चाहिए। हर लेडी अलग, उसका सोचने का तरीका अलग, उसकी झेलने की हिम्मत अलग, है ना। उसने कितनी संवेदनाएं अपनी उस रिश्ते में इन्वेस्ट करी हैं, उसके आधार पे वो डिसाइड करेगी कि उसको दूसरे रिश्ते में जाना है, नहीं जाना है, अकेले रहना है, क्या करना है। ठीक है ना। तो अगर मैं अपनी बात इसमें कर सकती हूँ कि मैं क्या करती, तो जब ऐसा मुझे लगने लगा था कि ये शादी नहीं चलेगी तो क्या होगा और कैसे होगा, तो मेरा पॉइंट क्लियर था कि भाई मेरा पुरुष प्रधान समाज कह लो या पुरुष जाति से कह लो कि बस हो गया। एक में जितनी इन्वेस्ट करनी थी मुझे, अपनी एनर्जी इमोशन मैंने कर दिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब दूसरे आदमी के साथ सेम चीज़ें दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूँ, जो उस टाइम पे मेरा पॉइंट था। लेकिन भगवान ना करता, लेकिन अगर ऐसा होता है ना, आप एक जगह स्टेबल हो, खाना पीना आपका चल सकता है, आप इतना कमा रहे हो, सब कुछ ठीक है, अब आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कोई ऐसा आता सेकंड हीरो लाइफ में, है ना, कि एक रिश्ते में जो कमी रह गई है वो उसको पूरी कर रहा है, और एक टाइम के बाद आपको लगने लगा कि हाँ शायद आपने पहला रिश्ता चुन ही गलत लिया, भगवान ने तो आपके लिए इन्हें बनाया था, और अब फिर आप उनके साथ ज्वाइन हो जाते हो, तो रीमैरिज होती है ना। अब ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 साल शादियाँ, मतलब 3-3 शादियाँ करके रह रहे हैं। कोई ऐसा है जिसने पूरा जीवन एक के नाम पे बिता दिया, हो सकता है उससे भी शादी नहीं करी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं जब होती तब की तब देखते। अभी तो मेरे को जो उस टाइम का याद है, मेरा स्टैंड क्लियर था कि मैं दूसरे रिश्ते में नहीं जाने वाली थी, मैं अकेली खुश थी। इनको जैसे भी थी, जैसी भी थी, मतलब इनकी पत्नी बन गई, बस मुझे और किसी की पत्नी बनूंगी ऐसा कोई ख्याल दूर दूर तक दिमाग में नहीं था। ना मुझे इंटरेस्ट था, ना मुझे हिम्मत थी दोबारा फिर रिश्ते में किसी में मैं सिर मारूं। इसीलिए ये था कि इसी रिश्ते को ठीक करो जैसे भी करना है, नहीं तो फिर अकेले रहो सम्मानजनक। फिर ये है, क्योंकि हमारे यहाँ ना, मेरे मैके में एक वो है कहावत सी, कि अगर सुख मिलना होता है ना तो एक से ही मिल जाता है, और नहीं मिलना होता तो आप 10 जगह चले जाओ, मुंह मार लो कहते थे, तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ मेरे कहना चाहिए, जो इनबिल्ट संस्कार होता है ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं थी कि भैया अगर नसीब में सुख होगा तो इसी रिश्ते में मिलेगा, नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ होती है। अब ये ना सबके अलग अलग होते हैं सोचने का तरीका, और लाइफ को झेलने का जितने भी जिसमें हिम्मत है, तो उस हिसाब से ही आदमी डिसाइड करता है। कोई एक रूल नहीं हो सकता कि ऐसी कंडीशन हो तो बंदे को ये करना चाहिए, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी, मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आते ही फ़ोन में लग जाते हैं, और अगर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने को बोलूँ तो कहते हैं मुझे टेंशन है लोन्स की और मैं थक जाता हूँ। ऑफिस वर्क से मैंने उनका फ़ोन भी चेक किया पर कुछ नहीं मिला। मेरे हस्बैंड का ऐसा रिएक्शन मुझे टॉलरेट नहीं हो रहा। क्या मैं बहुत मीन हो रही हूँ? मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए या मुझे उन पर शक करना चाहिए? प्लीज़ हेल्प। भैया अगर देखो, तुमने अपनी तसल्ली के लिए फ़ोन देख लिया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, ऐसा होता है। अगर हमारी लाइफ में एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है ना, और हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, अब किससे बात कर रहे हैं? पत्नी से। पत्नी उसमें कुछ कर नहीं सकती, या तो पत्नी अर्निंग है, लोन ले सकती है, कुछ कर सकती है, कहीं से ला सकती है ना, तो उसे बताने से कुछ हल होगा समस्या का। लेकिन पत्नी को बता के अगर कोई हल नहीं निकल रहा, करना उन्हें ही है हैंडल सारी चीज़ें, तो क्या होगा, मानो वो बताएं कि मेरे को ना इतनी परेशानी है, या मुझे इतने लाख रुपए की ज़रूरत है, आप उसे अरेंज तो कर नहीं पा रही। अभी क्या हो रहा है, अभी खाली वो टेंशन आपके पति के दिमाग में थी, अब सेम टेंशन आपके दिमाग में भी आ गई। आपके पति कम से कम हाथ पैर मार सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकती। पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई और कोड़ में खाज वाली स्थिति हो गई, जो मुझे एज अ हस्बैंड अगर मैं सोच के देखूँ तो समझ में आती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद, अगर बातें होती हैं बिजनेस की, कुछ भी होती है, परेशानी होती है, कुछ भी है, जब तक जो मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, फाइनेंशियल है या कुछ भी है ना, या उनको टाइम ज़्यादा देना, चलो मैं छुट्टी लेके घर पर रहती हूँ, इस तरीके की चीज़ें डिस्कस कर ली, ये है दिक्कत, अच्छा है ठीक। कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जिनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो मुझे बताते भी नहीं।
मेरी नंद को पता रहेंगी, मुझे नहीं पता रहती, और मुझे इस चीज़ का कभी इशू भी नहीं होता फिर, जब से मैच्योरिटी हुई है। पहले तो होता था। तो जब से ये समझ में आ गया कि बेलॉजिक की बात है, तो उसमें क्या है, उन्हें ही हैंडल करनी है, वो जैसे भी कर रहे हैं ठीक है। अब फ़ोन देखने का क्या होता है, फ़ोन में देखो, आपने भी देखा होगा, आप खुद भी जब चलाते होंगे, आप 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आराम से चलते रहते हो, कोई कॉमेडी एंटरटेनमेंट या कुछ भी है, आपका माइंड टेंशन फ्री रहता है ना, उतनी देर आप देख रहे हो नशे की तरह। भले वो अंदर खाने थक ही रहा है, दिमाग रिलैक्स नहीं हो रहा, लेकिन उतनी देर आपके दिमाग में आपका स्ट्रेस नहीं आता, वो वाला जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज़ है कि वो वहाँ से आए हैं एंड जस्ट रैंडमली फ़ोन में लगे हुए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं जैसे नशा करता है ना आदमी, बस वो समझ लो। तो ऐसा उन पर कुछ शक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर ये सकते हो कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, जितना लगे कि हाँ उन्हें मेरी ज़रूरत है उतना उनके साथ रह लो, लगे कि वो अकेले ज़्यादा ठीक रहेंगे, थोड़ा सा स्पेस भी दे दो, है ना। और बीच में अपनी अपनी बात थोड़ी बहुत कह कवा के जो भी घर की ज़रूरी है निकल जाओ, उनको उनका टाइम दे दो, और बीच में बस इतना पूछते रहो कि कुछ हुआ, हल निकला, बस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी इस टाइम पे आप। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड मेरी सास के हाथ की कठपुतली हैं। हस्बैंड ने सऊदी से 16 किलोग्राम ड्राई फ्रूट्स भेजा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला 2 किलोग्राम मुझे दे देंगी, अपनी माँ से बोल दीजिएगा। बोले ठीक है। फिर सास ने कहा रमज़ान कैसे बीतेगा इतने में, मैंने बोला 14 किलो बचेगा, कम थोड़ी है। नहीं दी, रोने लगी कि हस्बैंड बोले आधा किलो दे दो, तो बोली पूरा दे दूंगी, नहीं लूंगी मैं। इसी बात पर हस्बैंड गाली देने लगे कि मेरी माँ से जलती है, तुझे छोड़ दूंगा, मेरी माँ को रुलाया है तूने और देवर ने, मुझ पे हाथ उठाया। 6 फरवरी को लड़ाई हुई, मैं ही कॉल कर रही हूँ दिन भर, 100-200 बार तो बोलते हैं मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मैं कहीं और बात करता हूँ, निकल ले मेरे घर से। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के लिए अपनी ज्वेलरी बेचने वाली थी। मेरा मन कर रहा है कि मैं जान दे दूं कि शक्ल ऐसी है कि कोई अपनी बेटी की शादी करते वक्त 100 बार सोचे। मेरे बाप ने नशे में मेरी शादी फिक्स कर दी, मैं मना करती रह गई, मेरी एक भी नहीं सुनी कोई। अब वो मुझे बोलते हैं कि तू बेकार लगती है, जबकि हर मामले में उनके खानदान में सबसे आगे हूँ, पढ़ाई, शक्ल, हाइट, अट्रैक्टिव, एवरीथिंग। हे प्रभु। देखो अभी ना आप, अब अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, मन तो उन्होंने बना ही लिया, और आपके यहाँ तो वो चलता होगा ना कि भैया 2 बीवी भी चलेंगी, 3 बीवी भी चलेंगी। एक तो सबसे बड़ी लकड़ी ये है, आदमी कानूनन खुला हुआ है ना। हिंदू समाज में लीगली आप दूसरी बीवी नहीं ला सकते जब तक पहली बीवी है। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी है, आप लोगों के साथ दिक्कत है कि आप लीगली भी नहीं रोक सकती अपने पति को, कल को वो दूसरी ला के खड़ी कर देगा, तो है ना। एथिकली जिसे कहते हैं कि कानूनन रूप से सही या नैतिक रूप से सही, आपके यहाँ नैतिक रूप से ही 2-2 3-3 शादियां अलाउड हैं। एक तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बीवियों के लिए वहां खड़ी हो गई। ठीक, अब एक ये टुच्ची सी बात कहूंगी मैं तो, है ना, इसके ऊपर मान लो सास रो भी गई, एक तो फालतू की बात पर रोई, मान लो रो भी गई है, तो अब 2 किलो ड्राई फ्रूट के ऊपर आदमी अपने 3 बच्चों की माँ छोड़ रहा है। अब उसका दिमागी स्तर देख लो आप, ठीक है ना। तो भैया कहने का मतलब ये है, गलती आपकी भले ना सही, लेकिन एक भैंस के आगे बीन बजाओगे तो वो नाचेगी नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका स्तर जो है सोचने का वो बहुत नीचे है, ठीक है। 3 बच्चे हो गए, हो सके तो और मत करना। और दूसरी चीज, अपना ध्यान बच्चों पे तो पूरा लगाए रखो, पालने आपको है ये सोच के। बाकी सास से अगर कर सको माफी मांग लो, थोड़ा बहुत ऐड दिखाएगी कुछ भी है, लेकिन कैसे भी करके सास को सेट कर लो कि हाँ जी ठीक है। और आइंदा आपको ड्राई फ्रूट खाने हो ना तो पैसे लेके अपने ले लो। अगर वहां से सास के नाम पे भेजें तो भैया आज से कान को हाथ लगा लो कि ड्राई फ्रूट का ड्राई डी भी नहीं लोगी, ठीक है ना। जो ऐसी टुच्ची बातों पे इतना बड़ा सीन खड़ा हो जाए, तो समझदार आदमी वो है कि आगे से उस चीज को याद रखे कि भैया ये तमाशा हुआ था और वो इतना लंबा खिंचा था, तो ये चीज रिपीट नहीं करनी है। सही है। कब तक, जब तक आपके पति नॉर्मल ना हो जाए। और भगवान से प्रार्थना यही करो कि दूसरी लेके ही ना आ जाए, वरना दुर्गति अभी तो क्या हुई है और हो सकती है। तो पहले अपनी शादी को ठीक करने के लिए ना थोड़ा सा बैक फुट पे जाओ और माफी मूफी मांग के पहले चीजें ठीक कर लो, और आगे से ये चीजें रिपीट ना हो इसका सबक ले लो, ताकि एक बार सब कुछ सही हो जाए। जब पहले एक बार पैर तो जमे दोबारा, अभी तो स्थिति बहुत खराब हो गई है, पहले उसे सही करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। बेवकूफ़ों से आप उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सही करेंगे।
नेक्स्ट, दी मेरी जेठानी का न्यू होम बन गया है और वो उसमें रहने लग गई है, तब से वो मेरे से कोई मतलब नहीं रखती। मैं आगे से बोलती हूँ तो बात करती है, नहीं तो नहीं करती। सब का बिहेवियर बदल गया है, सास भी उनके साथ रहती है, मैं अकेली रहती हूँ। तो मस्त रहो ना भाई। वो एक कहना चाहिए मौका परस्त थे कि भाई जब तक उनका घर नहीं बना साथ रह रहे हैं, उनकी मजबूरी थी बोलना। वो अकेले रह गए, वो अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। हर त्योहार वगैरह है, कुछ है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, एक दूसरे को जब बुला लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का भी तो शुरू हो गया, एंजॉय करो उसे। क्यों आपको गले पड़ना है किसी के, अगर कोई चाह नहीं रहा तो। नेक्स्ट, राधे राधे मैम, मेरी शादी को सर 2.5 मंथ हुए हैं। मेरे हस्बैंड मेरे मामा ई की चैट्स पढ़ी, जी की होगा, और फिर मुझसे बोलते हैं कि तुमने जो बात करी मुझे सही नहीं लगी। मैंने मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे मेरे हस्बैंड को बुरा लगे। मेरे हस्बैंड एक बात छोटे शहर से हैं, बहुत छोटे शहर से। कहा लड़का लड़की बात नहीं करते दोस्त के रूप में, बट मैं बड़े शहर से हूँ, हमारे यहाँ बात करना नॉर्मल है। हस्बैंड कहते हैं कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, उन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। मैंने उनसे बोल दिया आपको कभी कुछ परेशानी नहीं आएगी, और मेरी तरफ से कोई बात या दिक्कत कभी नहीं आएगी। मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, बट फिर भी क्या मुझे मेरे मामा या किसी भी फ्रेंड से बात करनी चाहिए कि नहीं? मेरे बात साल में 2-3 बार होती है, ज़्यादा बात नहीं करती मैं। सॉरी मैम, कमेंट लंबा हो गया, बट मैं मन में बात बहुत टाइम से थी, पहली बार आपको कमेंट किया है। ठीक है, मतलब मामा से बात करने में क्या है? मामा के साथ ऐसी क्या चैट पड़ ली होगी कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मामा दोस्त हो रखा था तो कहती ना कि ये लड़का कहाँ है तो मामा है मेरा। एक तो यही गड़बड़ है। चलो लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये वो देखो, कहीं ना कहीं मानती तो मैं भी हूँ। ये छोटे शहर की कह लो या बड़े शहर की कह लो, ये अगर हमारा पति है हमारे साथ, ठीक है, और हम हमारा शादी से पहले, मान लो मैं कह रही हूँ दोस्त हैं, शादी से पहले क्लास में होते थे, दोस्त होते थे, गैंग होती थी पूरी, तो उसमें लड़के भी होते थे लड़कियां भी होती थी, टांग खिंचाइयाँ होती थी एक दूसरे के साथ खूब, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन जब हम शादी में आ गए, है ना, तो वो दोस्ती वाला बॉन्ड अगर हम उतना ही स्ट्रांग रखने की कोशिश करते हैं, वो गलत क्यों है? देखो मैं ये नहीं कह रही कि गलत मतलब होएगा ही होएगा, गलत क्यों है? अगर हमारे पास स्टेपनी होती है ना, तो हमारा टायर थोड़ा सा भी हिलता है, हम तुरंत स्टेपनी चेंज कर देते हैं कि अरे रास्ते में ना फट जाए। तो अगर आप शादी के बाद ज्यादा यार दोस्तों में रहोगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पास सेकंड ऑप्शन एकदम तैयार खड़ा है ना कि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरा पति मुझे नहीं समझता, ये समझता है, ये समझती है, ऐसे में आपकी शादी में कलेश, खटास, टूटना, ये सब चीज़ें होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप पूरी तरीके से अपने दोस्त वगैरह से कहीं से भी टच में नहीं हो, आपकी लाइफ में एक आपका लाइफ पार्टनर ही है, तो थोड़ा बहुत आपको नहीं भी समझ रहा ना, कोई प्रॉब्लम भी हो गई, आप कोशिश करोगे, क्योंकि इमोशनली आप उसी में पूरी तरह इन्वेस्ट हो। और मान लो आप किसी बात पर रो रहे हो, आपके लिए कोई बात बड़ी है, आपका दोस्त जो है वो तुरंत दिल निकाल के रख देगा कि अरे तुझे ये, हाँ मुझे पता है तेरे को कैसा लग रहा होगा, या हाँ मैं तुझे जानता नहीं, क्या तू ऐसी है वैसी है। और उधर पति आया, उसने कह दिया कि यार तुम तो ओवर थिंकिंग करती हो बहुत ज़्यादा। बस उस सीन में क्या हो रहा है, पति तो भैया ये तो हमें समझते नहीं, ये तो विलन है, ये तो वो है, इन्हें तो मेरी कदर नहीं है, वो देखो कैसे कितने प्यार से वो समझता है मुझे। और ये महाबेवकूफ़ी होती है, जिस दिन वो पति बन जाएगा ना, वो भी ऐसे ही निकलेगा। सब एक से ही होते हैं, आदमी हो और सब ऐसी होती हैं, औरतें भी। बेसिक कहना चाहिए, मिट्टी जो है ना वो सबकी एक सी होती है, कोई अलग नहीं होता, सिर्फ परिस्थितियां और हैंडल करने का तरीका होता है, ठीक है। तो भैया अब इसमें मामा को वो लड़का क्यों मान रहे हैं, पहला लोचा तो यहाँ है, और दूसरा ये मैंने बता दिया कि 2 से 3 बार बात हो भी रही है ना, तो वो इतनी ही करो कि गलती से भी, अब वो जब कर ली थी चैट वैट जो भी करी, क्यों इतने दिन तक पड़ी है, क्यों उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और आपको एक समझ में आ गया कि आपका हस्बैंड आपकी चैट्स पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि भाई कोई आदमी अगर गलत और सफ़ेद, मतलब सफ़ेद और काला ही देख रहा है, दो चीज़ें, तो फिर उसके सामने चीज़ें आए ना, या तो फिर ऐसे रखो कि ठीक है बेकार ही बुरा मानेंगे, चलो बात करी ख़त्म करो। नेक्स्ट, हाय दी, 4 साल हो गए शादी को, मुझे मेरी जेठानी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और मेरे जेठ अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं बोलते। अब मेरे हबी चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहें, क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, मुझे बहुत मेंटल डिस्टर्ब करती हैं। मेरे हबी नहीं मान रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, उल्टा वो मुझसे ही अलग होने की बात कर रहे हैं कि मैं कभी तेरे पास नहीं आऊँगा, मैं क्या करूँ? उन्हें आने दो,
ठीक है, पति से तो बिगाड़ो मत, आने दो उन्हें साथ रहने, और जब तमाशे होंगे ना साथ रह के, शुरू होगा वहां से कुछ ना कुछ, है ना। आप नॉर्मल रिएक्शन दोगी, फिर कभी आपके पति के सामने भी होगा। जिस दिन तमाशा खड़ा हो उस दिन बस सीधे ये कहना कि यही नहीं चाह रही थी, इसीलिए लाने को मना करा था, अब भुगतो, बस आने दो। आने से पहले ही, भाई आने के बाद क्या होगा, कलेश होगा, आपके पति और आपके बीच में भी होगा, आपकी जान को भी होगा, और आने से पहले भी यही हो रहा है। तो एक के तो मन की हो जाए, आपके पति के मन की हो लेने दो कि बुला रहे हैं बुला लो, उसके बाद जो होगा उसमें हमारी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट दी, मैं एक बंदे के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ, कास्ट अलग है, हम दोनों का वो बाला रिश्ता है, कुछ भी जाए 2-2 दिन बात ना हो तभी भी साथ हो जाते हैं। अब शादी की बात हो रही है, मैं उससे शादी के बाद की छोटी छोटी चीज़ डिस्कस करती हूँ, या घर का काम, मेरा रूम कौन सा होगा, वो बंदा हाइपर होता है, जाता है, कहना है गुस्सा मत करो ज़्यादा, डर लग रहा है मुझे थोड़ा, ये शादी के बाद बदल ना जाए। बंदा मम्मी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, इकलौता है, मेरे लिए बहुत बेटर रिश्ते भी आ रहे हैं, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट करें। देखो 12 साल से हो आप रिलेशनशिप में तो कम नहीं होते, है ना। लेकिन हो सकता है ना कि आप 2-2 दिन बात नहीं कर रहे, पहले आप भी कुछ और हो और आप भी सडनली चेंज हो गई हो कि मेरा कमरा ऐसा, मेरा पर्दा ऐसा, उसे भी ऐसा ही लग रहा हो कि यार अभी तक तो ठीक थी, अब इसे क्या हो गया। तो बी नॉर्मल ना, 12 साल से किसी के साथ हो तो शादी का क्रेज ही क्या रह गया, फिर तो शादी हो रही है, नॉर्मल रहो आप भी वो भी। और तब देखो, अगर आप पहले जैसी हो जाए तो क्या पता वो भी पहले जैसे ही रहे, है ना। नेक्स्ट, आपने अपनी और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग के बारे में बताया, तो उसमें अपने आपने अंदर क्या चेंज किया, ज़्यादा चेंज आपकी तरफ से था या हस्बैंड की तरफ से था। शुरुआत मैंने करी है चेंज करने की, लेकिन अगर आज की डेट में मैं नापूं कि कौन ज़्यादा बदला, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गए इस टाइम। तो ज़्यादा चेंज उन्होंने लाया अपने अंदर, मैंने लेकिन शुरुआत करी थी। तो शुरू करना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि लड़ाइयाँ कहना चाहिए ईगो की थी, तो वो मैंने छोड़ी, एक कदम पीछे मैं हटी, एडजस्टमेंट की शुरुआत मैंने करी। लेकिन ज़्यादा अगर तो नापोगे कि किसने अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा बदला है, तो वो उन्होंने बदला है। मैं तो वैसी की वैसी हूँ अब भी, अल्हड़ सी दोबारा हो गई उसी टाइम पे थोड़ी सी अपने आप को क्रश करके दूसरी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ी शांत सी हो जाऊँ, जैसे इनको चाहिए वैसी बन जाऊँ, लेकिन मैं वो नहीं बन पाई। और मैं तो वापस वैसी ही हो गई जैसी मैंने मैरिड टाइम पे थी ना, उधमी, उतनी उधमी हूँ। बस काम समझ लो, पहले अलग तरीके से करती थी, ज़्यादा तो तब भी करती थी शुरू से ही, लेकिन अब भी करती। तो मैं तो पहले जैसी ही थी, ऐसी हो गई। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी कज़न सिस्टर ने अपने सन का एक रिचुअल पे हम सबको इनवाइट किया, मेरी फैमिली तो इनवाइट किया, मेरी सिस्टर की फैमिली को इनवाइट किया अच्छी तरह से, लेकिन मेरी मम्मी के घर पे जाके मेरे ब्रदर और भाभी को इनवाइट किया, मेरी माँ को एक बार भी इनवाइट नहीं किया। फंक्शन का कार्ड माँ के हाथ में दिया, लेकिन मुंह से नहीं बोला आने को। मेरी मम्मी बोल रही है कि वो नहीं जाएंगी, अब प्लीज़ बताइए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। भाई मम्मी की उम्र के लोगों को ना ऐसा बचकानापन अच्छा नहीं लगता। कार्ड दे के जा रहा है, सारे बच्चों को जोड़े से कह रहा है, तुम कहना भूल गया होगा यार। अब इसमें ना, अगर उनका मन नहीं है जाने को तो आप लोग भी फोर्स ना करो, बस वहाँ सारे बच्चे बच्चे इंजॉय करो जाके, उनकी भी मन रह के रह जाएगी, जिद रह जाएगी, कभी आएंगी अपने सुना लेंगे, मन हल्का कर लेंगे। क्योंकि अभी यही बात जो मैंने कही है ना, अब आप अपनी मम्मी को कहोगे वो और भी दब जाएंगी। तो वह उनसे कह देना कि मम्मी कार्ड तो आपके हाथ में दे के गए थे, चल लो, क्या इतना बड़ा बात है, और चलने ठीक है, ज़्यादा फोर्स मत करो। नेक्स्ट, हाय दी, मैं जॉब करती हूँ, अकेले रहती हूँ, हस्बैंड अलग जॉब करते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों के डिलीवरी के टाइम मेरी सास ननद किसी ने केयर नहीं करी, सारा काम मेरी मम्मी ने किया और किसी और भी टाइम नहीं साथ देते। मैं अकेले मैनेज करती हूँ दोनों बेटियों के साथ जॉब को, मेरी मैके से ही सपोर्ट मिलता है, देवरानी को पूरा सपोर्ट करती हैं, उसके डिलीवरी के टाइम पूरी केयर करी। बट अगर हस्बैंड को कुछ कहो तो उन्हीं का पक्ष लेते हैं, मुझी को ब्लेम करने लगते हैं, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैंने ना अब इस वाले चैनल पे बहुत बार बता लिया कि एक्चुअली जो वाइफ बेटर होती है, जो बहू बेटर होती है, उसको ही निग्लेक्टेंस का सामना करना पड़ता है, ताकि उसके पर ना लग जाए, उसको समझ में ना आ जाए कि मैं अच्छी हूँ या मैं बेटर हूँ। ठीक है, अब उनको लगा होगा कि भैया इसके पीहर से तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा, जॉब भी है, ये है वो है, देखेंगे कैसे कर लेगी,
एक वो भी होता है पॉइंट कि हम तो साथ नहीं दे रहे, अपने आप आएगी घुटनों पे, देखेंगे कैसे कर लेगी। अब फिर आपने कर लिया तो वो और एक उल्टी पड़ जाती है, फिर चाल ये भी मुसीबत हो जाती है। तो इतना ना दिल छोटा मत करो कि मेरा नहीं करा और देवरानी का कर रहे हैं। जिन भी बहुओं के साथ पक्षपात हो रहा है, उनको लग रहा है कि हमें तो नहीं करा, हमारी देवरानी को कर रहे हैं या जेठानी को ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते या मेरे से सही से बिहेव नहीं करते, पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, वो मान जाओ कि आप दूसरी पार्टी से बेटर हो। ये अपने आप उन्होंने आपको ट्रॉफी दे दी है, समझ लो कि यू आर द बेटर वन। तो आप हवा में ना उड़ें, आप जीवन में कुछ अच्छा ना कर लें, इतना अच्छा कि उनके पहुंच से बाहर हो जाए। इसीलिए वो आपको नीचा दिखाते हैं, इसीलिए वो आपको अकेला छोड़ते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में ब्रेक लगे। आपको करना ये है कि इन चीज़ों को एज अ ट्रॉफी ही लेना है और अपनी स्पीड में ब्रेक बिल्कुल नहीं लगाना। आगे बढ़ते जाओ, अकेले बढ़ो, इसका अपना ही मज़ा है जब आप बिना किसी के सपोर्ट के बढ़ते हो। नेक्स्ट, दी मेरे हबी एक्सपायर हो गए, अब बेटे को बाहर पढ़ने जाना है, मैं अकेले बचूंगी, ये सोच के बहुत अजीब लगता है, क्या करूं। देखो ये दिन तो एक ना एक दिन आना ही है, बच्चे बाहर जाने ही हैं, और अगर हमारा लाइफ पार्टनर चला गया समय से पहले तो हमें अकेले भी रहना होगा। तो आपको ज़रूरत है अपने लिए कुछ इस तरीके की जीवन क्रिएट करने की जिसमें आप व्यस्त रहें, लोगों के साथ थोड़ा बहुत सामाजिक आपका संतुलन बना रहे। ये जो आप रोकने की कोशिश कर रहे हो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना ही ठीक है बच्चे के लिए भी, ठीक है ना। तो अपना मन पक्का करो और अपनी लाइफ को रीशेड्यूल करो दोबारा। नेक्स्ट, दी मैंने बहुत टाइम से मैसेज कर रही हूँ 5 से 6 वीडियो में लगातार, पर शायद आपको दिख नहीं रहा। मेरा क्वेश्चन है, जब पति हर बात पर बोले तेरी माँ या तेरे बाप, ये मॉर्निंग से ही हर बात पर उल्टा है बोलना है और ताने ही मारने हैं, तो मैं क्या करूँ। LKG में बेटी है, मैं स्टिचिंग करती हूँ, रेंट का घर है, लोकेशन सही ना होने पर काम नहीं आता, हस्बैंड चेंज नहीं करना चाहते, अगर कहीं रूम देखने की बात भी करें तो उस पर ही चिल्लाना जैसे कि वो हमारा ही हो गया। सिंगल रूम है अभी, तो एक रूम में स्टिचिंग की एक ही मशीन है, मोटर लगाई है, मुझे ओवरलॉक की मशीन भी लेनी है और कटिंग टेबल भी, जिसमें स्टोरेज और कटिंग दोनों हो जाएगा, पर रूम में स्पेस कम है। 9 साल शादी को हो गए हैं, अभी तक रूम में फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़ों में ज़्यादा टाइम जाता है, फिर स्टिचिंग का काम टेलर से सलवार लाती हूँ, टाइम कम मिलता है स्टिचिंग के लिए। कल मेरा जो सेकंड हैंड लिया है उसमें सबके क्लोज, बहुत दिक्कत होती है, मैं कुछ करना चाहती हूँ पर कैसे, बहुत परेशान हूँ, ऐसे में क्या करूँ, और मेरा पति मम्माज बॉय है, प्लीज़ रिप्लाई दी। आपने सबसे पहले तो ये मान लेना है कि मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी रूप में, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, आपको लेनी है टेबल लेनी है, लेकिन जब जगह नहीं है, कुछ नहीं है, अपना काम ऐसा है फ़ोन के ज़रिए, लोगों से जो आपके पर्सनल कांटेक्ट हैं उनके ज़रिए, है ना। तो इस टाइम पे जितना बेस्ट काम आप करके दोगी, मैं ये बता रही हूँ, जिनके हाथ में सफाई होती है, जो काम अच्छे से करके देते हैं, टाइम पे करके देते हैं, है ना, उनका गली कूचों में भी अंदर भी काम चल जाता है, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। तो इस टाइम जो आप कर सकती हो वो सिर्फ एक चीज़ है कि अपने परफेक्शन पे ध्यान दो काम के। रही बात कपड़े धोने में बहुत टाइम जाता है, तो देखो मशीन भले नहीं है, कपड़े में अगर कहीं से भी टाइम कटिंग हो सकती है ना, करो। रोज़ ना धो के अगर 2 दिन के एक बार में धो सकती हो धो। एक दिन के कपड़े तुरंत धोने की बजाय 2 दिन पहनाओ, बच्चों को खुद को अदल बदल के फिर धो। थोड़ा सा टाइम वहाँ से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2 दिन पहने हैं कपड़े या 3 दिन पहने हैं एक कपड़े, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपकी लाइफ में बहुत आप पीछे चली जाओगी ना बहुत आगे चली जाओगी, लेकिन आप अपनी स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से करोगी, धीरे धीरे अपना काम बढ़ाओगी, उससे आपकी लाइफ बदलेगी। तो घर के काम में जहाँ से कटिंग हो सकती है वहाँ करते रहो, और फिलहाल जितने संसाधन आपके पास हैं उसमें बढ़िया से बढ़िया काम करके दो। फ़ोन पे नए नए डिज़ाइन देखो, नए नए हैक्स देखो सिलाई के कि कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा अच्छी सिलाई हो सकती है। बढ़िया काम करके दोगी ना, आपके पास गली में भी बैठे बैठे ग्राहक आएंगे। नेक्स्ट, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड की बेटी साथ में है, एकेडमी जाती हैं, मेरी बेटी ने उसे पागल कहा और वह गधा कहा, और उसकी बेटी उसकी मम्मी से बताकर इमोशनल हो गई, और एक साथ और एक लेडी थी और बोली कि जो लोग अपनी बेटी का नाम लेकर, उसकी बेटी बोली क्यों क्यों रो रही है, वह नहीं, जो लोग बदतमीज होते हैं वह लोग ऐसे ही हंसते हैं, कुछ नहीं कहते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही तो मतलब हुआ कि वो आपको घुमा फिरा के कह रही थी बदतमीज। और एक यार उसमें ना देखो, इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपका बच्चा मान लो रो रहा है कि मुझे उसने ये कह दिया वो कह दिया, तो आप उस अपने बच्चे का मन शांत करने के लिए कुछ कहोगे ही ना कि अरे जो जैसा होता है वो वैसे ही होता है, या उसने कहा पागल तो वही पागल हुई, क्या ही देते हैं ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। बस इतना ज़्यादा इस चीज़ को डीपली मत सोचो कि इसका क्या मतलब था, और अच्छा आपको मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है उसने बोल दिया, आप निकल गए, बात खत्म हुई। अपनी बेटी को उल्टा लेकिन ये समझाओ कि भाई थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखे, तरीके से बात करें, एटलीस्ट दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मैंने एक बार अपने पापा के लिए प्रेयर करने के लिए कहा था, पापा आप चले गए, मुझे छोड़ के उनके जाने की कमी तो हमेशा रहेगी, पर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं कभी उनके लिए कुछ ना कर सकी। भैया बुलाता रहा पर मैं सास की बीमारी की वजह से नहीं जा पाई, कभी उनकी कोई सेवा नहीं करी जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी। ये तो यार हर बेटी के दिमाग में रहती है गिल्ट। ज़्यादातर बेटियां अपने माता पिता का अंत समय पर कुछ कर ही नहीं पाती, लेकिन गिल्ट में मत जाओ क्योंकि इट्स अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी। पिछली बार भी यही बात हुई थी ना, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे वहाँ पे फ़र्ज़ इतने हैं कि हम वहाँ नहीं जा पा रहे, लेकिन अच्छी बात यह है अगर हमारे पापा का ध्यान रखने वाला वहाँ पर कोई है, बेटा बहू उनके, तो इट्स ओके, है ना, मिलने जा सकती थी। लेकिन नेक्स्ट, रही बात सास को रोटी पका कर देने की, सास से मेरा झगड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा बोलकर मेरे खिलाफ किया था, मैंने उनको झूठा साबित किया था, इसलिए बोली कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तो उसका खाना मेरी देवरानी अलग से बनाती है जिस दिन मेरी बारी होती है। तो बना लेने दो यार। भाई मेरे से तो अगर किचन में कोई बहस करे कि मैं तो अपना खाना खुद बनाऊंगी, से हर्ष दे दूं, बना भाई अपना खाना बना, क्या ही इशू है इसमें। अब फिर कोई मेरे से कहे कि तूने अपना क्यों नहीं बनाया या इसका क्यों नहीं बनाया, तो सीधे बोल दो कि भाई मैं तो बना ही रही थी, जहाँ 5 का बनाऊंगी मैं 6 का ही बना देती, किसी को अलग बनाना है तो मैं रोकूंगी नहीं। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास बहुत टॉक्सिक है, बहुत परेशान हूँ, सारा काम करती हूँ, गंदगी भी बहुत करती है, खाने में कमी निकालती रहती है, अपनी सारी सहेलियों से बात करते हुए यही जताती रहती है कि मैं कुछ खाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, रोटी खाने के बाद भी सब कुछ, मेरे 17 साल हो गए सब कुछ झेलते हुए, पति को बताती हूँ तो कलेश होता है, जेठानी ऊपर रहती है, कुछ भी काम नहीं करती, अलग है उसकी तारीफ ही करती है, मेरी बुराइयां लोगों से करती है, बहुत दुखी हूँ, पति भी बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो ऐसा है, हमें हमारा खाना अच्छा लगता है ना, लेकिन हो सकता है वो हमारे सास ससुर को पसंद नहीं आता। अब वो मजबूरी में खा तो रहे हैं क्योंकि उन्हें किचन में काम नहीं करना, लेकिन उन्हें एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा। अब रही बात ये कि जो साथ नहीं रहते ना उनकी तारीफ होती है, वो सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे सधे हुए बुढ़े मुझे लगता है विरले हो गए हैं जो जिसके साथ रहते हैं, जो उनकी सेवा कर रहा है, उनके गुण गाएं। मैंने तो अभी तक जितने भी देखे, जो बच्चा उनके साथ रह रहा है, कर रहा है, खा रहा है, उसमें ही ऐब निकालने में लगे रहेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम है। ठीक है, अब ये है कि भैया जो साथ रह ही नहीं रहा उसकी कमी पता क्या चल रही है, वो कभी कभी मिलने आ रहा है पापा जी मम्मी जी, तो वो तो बड़ी यही लगेगा, है ना। तो इस चीज़ को तो माइंड करो मत कि जो दूर रहता है उसका ज़्यादा जब जी के लग जाता है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, कह दो वहीं जाके रह लो, सारी कमियां गिनवा दो जो ये बोलती रहती हैं सारा दिन, वो वर्ड टू वर्ड याद करनी चाहिए आपको, वो एज इट इज़ बता दो कि हम तो जी ऐसे ऐसे ऐसे, वो बढ़िया है, वहाँ जाके रह लो, है ना। या तो एंड ये होता है, नहीं तो दूसरा चीज़ वही है कि भैया उन्हें नहीं अच्छा लगता होगा, हो सकता है सच में, तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि उनकी बात है ठीक है, आप अपना बेस्ट बना रहे हो वो ठीक है, अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते ना, वो वहाँ जाके रह रही हैं तो वो उनके अपने रीज़न होंगे ना कुछ जो वो यहाँ रह रही हैं, और ना आप इससे बेस्ट बना सकती हो, तो दोनों लोग अपना अपना जो कर सकते थे वो कर लिया। अब स्थिति ये है तो समझ लो कि बस ऐसे ही चलना, कि वो खाएंगी भी और कहेंगी भी कि भैया मुझे तो अच्छा नहीं लगता नहीं लगता। जिसे ज़्यादा परेशानी होती है ना वो फिर खड़ा हो जाता है किचन में। अगर हम किसी को रोज़ नमक झोंक झोंक के खाना देते रहें या मिर्चियाँ झोंक झोंक के खाना देते रहें, कब तक खाएगा। किसी दिन होगा ना वो खड़ा हो जाएगा कि ला मैं भैया खुद ही बना लूँ, जहर खाने से अच्छा। तो यानी कि खाना खाने लायक बन रहा है, इतनी गिल्ट में मत जाओ, बस उन्हें कहना है बुराई करनी है इसलिए करनी है, उनका एंटरटेनमेंट यही है, बस ये मान के चलो, ठीक है। तो खाना अपने जो आप बेस्ट बना सकती हो बस उतना बना दो, उनसे तारीफ़ की उम्मीद तो करो मत, और ये माइंडली प्रिपेयर रहो कि कुछ भी बना लूँ आने वहाँ से। अब मेरे बच्चे हैं, टिफ़िन है, सुबह सुबह मन नहीं होता, ठीक है, 10 काम सुबह के ज़रूरी चाहे छोड़ने पड़ जाए अगर टाइम कम है, लेकिन टिफ़िन बनेगा।
और जब वो टिफ़िन बच के आ जाता है कई बार, क्या जी हमें टाइम नहीं मिला, हम खेलने चले गए, ये वो, हमने बस में खाया था, हम बस में भी नहीं खा पाए, ये हुआ, कभी पराठा बच के आ गया, खून फूक के रह जाता है बिल्कुल कि चलो सुबह सुबह बनाओ, है ना, सिर में दर्द हो रहा है या मन नहीं कर रहा है या स्कूल को देर हो रही है, अपने 2 जरूरी काम छोड़े, पूजा छूट गई कभी, या घर नहीं संगवाया, कुछ नहीं करा, लेकिन टिफ़िन ऐसी चीज़ है कि नहीं भैया बनना ही बनना है ना। मेरे सिर में दर्द है, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो रहा है, वो टिफ़िन बच के आ रहा है, तो लेकिन देना तो है ही ना। फिर भी ये तो नहीं कह सकते कि हम तो बना के ही नहीं देंगे, तो वो चीज़ है बस। नेक्स्ट, मैम मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट है, 3 मंथ और 3 बच्चे पहले से हैं, उस पर वो 4th बेबी भी करना चाहती है, बट 3 डिलीवरी में ही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है, अब आगे बेबी ना करे, पर वो मान नहीं रही, बेबी करना चाहिए 4th, बताएं उसे क्या करना चाहिए। मेरे बताने से उसे क्या ही समझ में आएगा जब उसे डॉक्टर की नहीं समझ में आ रही, और क्या आपके कहने से समझ में आएगा, वो नहीं सुनने की है, वो वही करेगी जो उसे करना है। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मुझे अपने ससुराल वालों से अलग हुए 7 साल हो गए, अब वो लोग फिर से एक होने के लिए कह रहे हैं, क्या करूं। हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। एक बार जो चीज़ अलग हो जाती है वो दोबारा साथ में नहीं होने की कोशिश करके देख लो, तो इतना लोड मत लो, परेशानी सिर्फ आपको नहीं होगी, उन्हें भी होगी। नेक्स्ट, आपने आया कितने साल रखी थी और आपकी सासू माँ कितने साल आपके साथ रही थी आफ्टर किड्स। आया मैंने रखी थी और मैं यहाँ पे आई थी, मैं आई थी 2018 में, यहाँ पर आ गए थे, यानी मेरे बच्चे 4 साल के थे, उनका 5वां बर्थडे मैंने यहीं आके मनाया था, और जब तक वो यहाँ आई है मैंने 3 साल तक समझ लो आया रखी थी। चौथी साल में मेरे बच्चे, जो हम सामने भाभी है ना जिनकी बेटी की शादी में मैं अभी गई थी, इनके यहाँ पूरा पूरा दिन, मतलब जब तक मैं नहीं रहूँगी ना, वो पूरा पूरा दिन, कई बार वहाँ पे नहाना धोना भी सब कुछ, वो इतना ज़्यादा उनके पास रहने लगे थे कि यहाँ पे आया खाली बैठी रहती थी। तो मैंने 1 डेढ़ 2 महीने देखा कि ये कुछ नहीं कर रही, सिर्फ घर का काम देख रही है, बाकी मेरे बच्चे वहीं पल रहे हैं, ज़्यादातर वहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो बहुत प्यार से रखती थी भाभी। तो जब मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कर क्या रही है फालतू में, तब मैंने हटाया उसे। और उधर घर में क्लैशेज होने शुरू हो गए थे, तो मम्मी से भी मैं तो नहीं हेल्प नहीं लेती थी जब अलग ही हो गए थे, तो समझ लो 3 साल तक, है ना, 3 साढ़े 3 साल तक आया और मम्मी दोनों ही मतलब रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चों के साथ सपोर्ट में रहे हैं। उसके बाद से फिर समझ लो जब तक मैं वहाँ रही अपने ससुराल में 6-8 महीने, तब तक भाभी, अगर मैं नहीं हूँ तो वो सामने वाली भाभी, वो बहुत सपोर्ट करती थी, इधर देखती थी मम्मी भी, भले अलग हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ आएंगे ही नहीं, मैं वहीं छोड़ के आ रही हूँ, मिलजुल के मतलब दोनों जगह रहते थे, जिसका जहाँ मन है, क्योंकि 2 थी, एक वहाँ रह रही है एक यहाँ रह रही है, ऐसे करके फिर मैं स्कूल से आ जाती थी, तो मैं सिंगल हैंडेडली खुद संभालने लगी थी उसके बाद से। तो ऐसे समझ लो, तो आप मान के चलो मोटा मोटा कि 3 साल तक, साढ़े 3 साल तक मेड रखी मैंने। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे एक फ्रेंड का बेटा जो अभी भी जॉब पर लगा है, तो वो चाहती हैं कि वो अपने बेटे को कैसे कन्विंस करें वो अपनी सैलरी उन्हें दे, क्योंकि आज का टाइम बहुत ख़राब है, बेटा 24 साल का है। भैया टाइम भले ख़राब है, लेकिन 24 साल के बच्चे को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि अपनी सैलरी मुझे दे, ना वो देगा, एक पोर्शन दे सकता है घर खर्च में, पूरी तो वो नहीं देगा, भूल जाओ। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने बहुत कुछ झेला है, ससुर के घटिया हरकतें, बेटियों का डिप्रेशन, हबी के बिना 3 बच्चों को अकेले पाला, वो दूर जॉब करते थे, अपने पिता बहनों को किसी भी गलत हरकत पर कभी कुछ नहीं कहा, उल्टा मेरे साथ ही लड़ते हैं, लेकिन मैं उनकी गलती ना बता दूं। अब राखी पर पहले हम मायके गए, वहाँ खाना खाया, नंद के घर गए, मैंने और बच्चों ने नंद के घर खाना नहीं खाया क्योंकि हमें भूख नहीं थी, जबकि मैं बच्चों के साथ अलग कमरे में थी, हबी नंदोई के साथ थे। हबी ने घर आकर इतना तमाशा किया, बेटी डिप्रेशन में है 10 साल की, हबी को भड़काया कि मैंने बच्चों को खाना नहीं खाने दिया, कहते तेरी गलती थी इसलिए मैंने किया, उन्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं होता, तमाशा करके नॉर्मल हो जाते हैं, मेरी और बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा है, भले मुझे भूख नहीं है, और अगर मेरा कहीं इतना सेंसिटिव मामला है या कहीं पर खाना लग गया और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, है ना, तो तरीका ये होता है कि चाहे हम 1 रोटी खाएं लेकिन खा लें, और अगर हम लगा हुआ खाना के हमें भूख नहीं है, हम कह के अपने घर आ गए ना, तो भैया इस पे तो सीन होते हैं, है ना। तो आपने ये गलती करी है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा ही खाना था लेकिन खा लेना था, भूख नहीं है कह के आपने जो छोड़ा है ना, यही सारे तमाशे की राड़ की जड़ है, तो आपको खा लेना चाहिए था, मुद्दा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता।
नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, आप कैसे हो? मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे घर में जैसे मेरी नंद और जेठानी दोनों जब मुझसे बात करती हैं तो ऐसे दिखाती हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो, और जब मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए तो दोनों के खिलाफ तो तुरंत एक दूसरे से बताएंगी। मैं क्या करूं, बात करूं या नहीं कि घर में शांति बनी है? बात करो, लेकिन जब आपको पता है रिजल्ट क्या आना है तो बात करो। हाँ हाँ, अच्छा भाभी ऐसा हुआ था, बस इतनी बात करो ना। आप अपनी तरफ से उसमें जोड़ क्यों रहे हो? उल्टा ये बोलो कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ अच्छा कभी ऐसा, बात खत्म। भैया जो तुम्हारे साथ खेल रहा है तुम उसके साथ क्यों नहीं खेलते? क्यों बार बार फंस जाते हो सेम गड्ढे में जाके? दीदी सुपर लिविंग ऐप क्या है, प्लीज बताना कैसे डाउनलोड करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, सुपर लिविंग क्या है। नेक्स्ट, सुनीता जी मैं आपको काफी टाइम से देख रही हूँ, आपको अच्छे से जानती हूँ, मुझे आज तक कभी कोई भी आप जैसा इंसान नहीं मिला। आप बहुत अच्छे हो डियर, मैं आपको अपनी बहन अपनी फ्रेंड मानती हूँ। क्या किसी तरीके से मैं आपसे मिल सकती हूँ? अगर हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मेरा मैसेज ज़रूर से लेना। लव यू बहन। मिलने का तो ऐसा है, देखो जी जितने भी लोग मिले हैं कोइंसिडेंशियली मिले हैं। घर का पता तो मैंने कभी भी किसी चैनल पे भी डिस्क्लोज करा नहीं, बिकॉज ऑफ पर्सनल सेफ्टी प्राइवेसी जो भी है ना, तो वो तो मैं नहीं करूँगी, मेरा अभी कोई इरादा भी नहीं है। बाकी आप ईमेल पे बात कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर्सनल नहीं करना, ईमेल दी हुई है उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भेज सकते हो। जो लोग जिम में आते थे मिलने, एक दो लोग की गुजरात से आए हैं या मेरठ के भी दो तीन आए हैं, तो जिम में ये है कि वहाँ पे मेरा घर नहीं है। मैंने जिम वाली मैम से पूछा, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे भी जो लोग आए थे वो ईमेल पे ही कांटेक्ट करके आए थे। उस तरीके से आप कांटेक्ट अलग ढंग से करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी लोकेशन और एड्रेस तो देखो मैं नहीं शेयर करना चाह रही, आप समझ सकते हो, है ना। नेक्स्ट, मैं तो शेयर ज़रूर करती हूँ बहन आपका व्लॉग, बढ़िया करती हो। बाकी फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो इस चैनल का कंटेंट है ना, उसी तरीके के शॉर्ट्स इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं और काम आते हैं। शायद यहाँ पे लंबी वीडियो है इसलिए कुछ चुनिंदा जो सब्र से देख सकते हैं, कहना चाहिए, वो लोग हैं। और जो इतने सब्र से 1 घंटे की वीडियो सुन सकता है देख सकता है ना, उसमें फिर इतना पेशेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, उसका दिमाग इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना वो उस तरीके से सोचना शुरू कर देगा। तो मेरा मानना यही था, इसीलिए मैंने इसके चैनल के शॉर्ट्स पे अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचा नहीं कि हाँ बनाने ही बनाने हैं, वरना मैं इसमें भी सोचती। और इन फ्यूचर में कोशिश करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है उनकी रीच ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों तक वो सुलझी हुई एक सोच मैं चाहती हूँ फैले। बात ये नहीं है कि चैनल कितना बड़ा होगा उसमें मेरा कितना फ़ायदा होगा, मैं चाह रही हूँ कि जो इस चैनल के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है ना, इसकी ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है जहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पा रहा। तो उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है कि जो देख रहे हैं हाइप कर दो, कमेंट खूब करो इस पर, एंड शेयर करो एज मच एज पॉसिबल, है ना। तो उस तरीके से ही कोई वीडियो या कोई चैनल आगे बढ़ता है। तो बात ये नहीं होगी कि मैं इससे कितना कमाऊंगी या मैं इससे कितना फ़ायदा उठाऊंगी या मेरे कितने फॉलोवर होंगे या कभी इस पर सिल्वर बटन गोल्डन बटन आएगा नहीं आएगा, वो इसका सेकेंडरी फ़ायदा है उस चैनल का। इसका जो मेन वो था ना मेरा कि है और रहेगा, हर दूसरी औरत फंसी हुई है अपनी लाइफ में, और मेरी कोशिश है कि मैं मतलब मेरा बस चले तो मैं एक एक को हाथ पकड़ के उस भंवर से निकालना चाह रही हूँ, बस ये चाहिए मुझे। तो उसके लिए से बढ़े तो उतने लोगों तक पहुँचे तो। नेक्स्ट, मैम मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई बात नहीं है। आई 20 साल की शादी में मैंने इंसल्ट की कढ़ाई है, इंसल्ट ही कराई है। एक दिन अपनी टीचर नंद को लंच नहीं दिया तो सास ने गाली में सबके सामने गालियां दी। मेरे जेठ ससुर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ती हैं, उनके ताने कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने ससुर को मारते समय 4 मंथ सूसू पॉटी साफ किया, मरते समय उसकी भी कोई कदर नहीं। पति मात्र भक्त हैं, ये सास के साथ रहना मजबूरी है, अलग नहीं रह सकते। कभी सोचती हूँ मुझे तो मर जाना चाहिए, किसी को जवाब नहीं दे पाती। अपनी सास से नफरत होती है, ज़्यादा सोचती हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। सोचना बंद कर दो। और दूसरी चीज़, जब आपकी सास जिंदा थी, आपके पति हैं, ससुर की सूसू पॉटी आप क्यों कर रहे हो, क्यों करी? मतलब एक होता है मेरे को लड़ना नहीं आता, मुझे जवाब देना नहीं आता, लेकिन यार सही गलत तो अपना भला बुरा इंसान क्या जानवर को भी पता होता है। तो इतना तो कर ही सकता है इंसान कि यार मैं कैसे करूंगी, ये मेरा काम नहीं है, इतना तो बोल ही सकते थे, इसमें क्या लड़ाई हुई।
मुझे शर्म आ रही है, सिंपल सी बात है। भाई अगर आपकी सास को ये दिक्कत हो, आपके ससुर ना कर पाए, वो समझ में आता है, आदमियों को ज्यादातर घर का काम आता ही नहीं, तो वो ना कर रहे हैं, चलो भाई औरत औरत की बात हो गई। तो इसी तरीके से जब आदमियों को कोई इस तरीके की परेशानी होती है तो 99.99% भैया उस घर में जो आदमी अवेलेबल है वो करते हैं। ससुर का सूसू पॉटी बहू कौन करती है, ये तो आपको तभी भिड़ाना चाहिए। और दूसरी चीज, जब इतना करने के बाद भी आपको पड़ गालियां ही रही है तो डर काहे से रहे हो, थोड़ी और पड़ जाएंगी। किस चीज का डर है फिर, पड़ ही रही है ना गालियां तो थोड़ी और पड़ जाएंगी। कम से कम अपना जीवन तो सुख से जियो, किन चक्करों में पड़े हुए हो। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपने हस्बैंड से कैसे डील करूं जो कभी खुश ना हो, आपको बस एक मशीन समझे कि आप परफेक्ट सर्वेंट बने रहो। जब वो बोले 3 मिनट में रेडी, तो 3 मिनट में खाना परफेक्ट, लाइक 5 स्टार होटल। हम जॉब भी करें, घर पे काम भी, बिल, ग्रोसरी, किड, होमवर्क सब, और किसी भी काम में को परफेक्ट कर दें। यहाँ तक कि हस्बैंड के मेडिसिन से लेकर उनके नखरे भी उठाएं, सारी डिमांड पूरी करें। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो घर का सामान तोड़ें, हाथ उठाएं, बच्चों को गाली दें, और फिर खुद खा पी कर वॉक पर निकल जाएं। खुद कुछ भी ना करें, सिर्फ बच्चे की तरह रहें। तो आप भी ऐसे कहले कुछ ना करो। भाई देखो एक चीज है, हम किस लिए कर रहे हैं इतना सब कुछ। पहली बात तो इतना सब कुछ हम क्यों करें, घर 2 लोगों का है, ठीक है, चलो मान लो हम कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हमारे पति का मूड अच्छा रहे। अच्छा, मूड अच्छा रहने के बाद हमारा क्या फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं, है ना। तो जिस आदमी के ठीक रहने से हमें कोई फायदा नहीं, उसके बिगड़ने के बाद वो कलेश करे, मारेगा पीटेगा, तो उसके हाथ की रेंज से बाहर रहो ना। क्यों, उस आदमी का हाथ इतना ही लंबा तो है, ऐसे तुम्हारे पीछे दौड़ थोड़ी लगा देगा वो कि डंडा लेके तुम्हारे पीछे भाग रहा है। दूर रहो, पता है बदतमीजी होएगी, है ना। तो उतना करो ना जितना आप कर सकती हो, और इस चीज की धमक तो दिखाओ कि घर मेरे ऊपर चल रहा है, मैं ना हूं ना तो गया कि सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ। फिर भी ऐड भी झेलें, ऐड तो नहीं झेलेंगे, चलो कर तो लेंगे ही, क्योंकि हमें रहना है घर में। तुम नहीं कर रहे, कोई तो करेगा ही। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ जिनके पति जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, मान के चलो कि भैया घर गृहस्थी हमें ही चलानी है, लेकिन उसके बाद तेरे नखरे नहीं उठाएंगे। सीधी सी बात, क्यों उठा रहे हैं, मतलब क्या क्या फायदा उसके नखरे उठाने का हमें, क्या कर लेगा वो सही मूड रह के भी। हमारे ऊपर ही तो एक बोझ बना हुआ है, उसको हमारे उठाने चाहिए जब हम सारा काम कर रहे हैं। तो आप जो काम कर रही हो वो ठीक, कोई ना कोई तो करेगा अगर सामने वाला नहीं कर रहा, लेकिन उसके डांट गुस्से मार से फालतू को डरने की जरूरत नहीं है। आप डर रहे हो इसलिए वो शेर बन रहा है, सिंपल सी चीज है। घर आपके ऊपर चल रहा है, इस चीज को रियलाइज करो तो चलेगी आपकी, है ना। खाना 5 स्टार होटल जैसा नहीं बनाई हमने, 3 सब्जी, हमने तो एक बनाई है, हम तो उसमें खा के खुश हैं। तुझे खानी है या तो बाहर से लिया या बना ले, बात खत्म। क्यों बनानी है, बर्तन तोड़ रहेगा तोड़ ले, खाने लायक तो बच ही जाएंगे, कर तमाशा जितना करना। तो सिर पे एक होता है ना टेंट्रम वाला बच्चा, वो नाटक करता है, माँ बाप उसकी सुन लेते हैं, वो और नाटक करता है। तो वो है, आप उन्होंने सिर पर चढ़ा दिया फालतू में, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब सारा घर हम संभाल रहे हैं तो उसकी ज़रूरत है क्या हमें उसके नखरे उठाने की। मेरी बेटी 20 साल की, सारा दिन आजकल फ़ोन पे इंस्टाग्राम चलाती है, कंपेयर करती है खुद को, एंड आजकल शाउट भी बहुत करती है। आज तो मैं रो पड़ी, उससे कुछ बताइए। नाउ डेज शी नीड्स वैलिडेशन ऑल टाइम कि हाउ शी लुकिंग एंड ऑल दैट। भैया बहुत बुरा हाल है, इंस्टाग्राम हो, वीडियो गेम हो, वाईटी शॉर्ट्स हो, मतलब बच्चों को क्या बड़ों को क्या भैया लत तो है ही है, ठीक है। अब आपका ये है कि उसको हर टाइम वैलिडेशन चाहिए, किससे चाहिए, अगर आपसे चाहिए आप देते रहो एक फीडबैक, है ना। इसका एक पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि भाई उसके लुक्स अच्छे हो जाएंगे, हमेशा गुड लुकिंग रहने की उसको आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए चाहे आपको थोड़ा सा फोर्सफुली पुश करना पड़े या कुछ करना पड़े, थोड़ा सा तो उससे निकालने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब 20 साल की लड़की को ना आप कुछ ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, है ना। तो बात ये है कि आप उसको मोटिवेशन वैसे ही दे सकते हो कि बेटा तेरी शक्ल तो बहुत अच्छी है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल ऐसी होती है, विकृत बेचारे बीमारी की वजह से या कोई उनके साथ ऐसा हादसा हो गया कि उनकी इतनी बेकार होती है, ऐसी सोच लेके अगर वो चलेंगे तो वो तो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो
आप उन्हें ऐसे ऐसे लोगों की तरफ उनकी बिना मर्जी के इस तरीके की वीडियो या किसी भी तरीके से उसके सामने ऐसी कहानियां ला सकते हो जिनको फिजिकली देखेंगे तो शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मोटिवेशनल काम कर रखे हैं, है ना। तो कुछ धीरे धीरे आप उनकी एज अ फ्रेंड बन के उसको थोड़ा सा ये कर सकते हो कि इस तरीके से तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। दूसरों का वैलिडेशन अगर लेने जाओगे हर कोई, और मान लो उसको एक एग्जांपल सीधा ये सुनाना, मान लो तुम बहुत अच्छी लग रही हो लेकिन क्योंकि तुम्हें हर एक से वैलिडेशन चाहिए और किसी ने जल कुकड़ा कोई मिल गया, उसको पता है कि तुम्हारी इस आदत का, और उसने कह दिया कि नहीं यार बुरी लग रही है, तो तुम्हारे तो हज़ारों रुपए के लुक पे फिर गया पानी। इसलिए कोई एक दो विश्वास पात्र से आप पूछ रहे हो, मम्मी से, हस्बैंड से, भाई से, वो एक अलग चीज़ है। हर दूसरे की वैलिडेशन के चक्कर में परेशान ही रहोगे। तो थोड़ा बहुत आप उसको, जब उसका मूड ठीक सा हो, थोड़ा समझा सकते हो इस तरीके से कहानी के वे में, तो उसको धीरे धीरे पल्ले पड़ेगी, और पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा बेचारी, वरना परेशान ही रहेगी। नेक्स्ट दी, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। जिस स्कूल में जॉब कर रही हूँ उस स्कूल में बच्चे कम होने के कारण दूसरे स्कूल में पार्शियल टेक ओवर कर लिया उसे। एडमिन के कुछ काम भी करती हूँ। मैंने इस टर्म पर कम सैलरी में जॉब एक्सेप्ट की थी। मैं स्टे बैक नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बेबी छोटा है। अब जो न्यू स्कूल का स्टाफ है वो मेरा वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहे हैं। छुट्टी में आज उन्होंने मुझे बोला आप रुको, मैं स्कूल का राउंड लेकर आती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कह दिया आई नीड टू लीव, आई एम लेट। फिर भी मुझे बाद में फ़ील हुआ कि उन्हें ये बात पिंच तो नहीं हुई कि मुझे काम से जल्दी घर जाने की होती है और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे टर्मिनेशन तो नहीं देंगे। देखो, थोड़ा जब तक आप वहाँ पे रहो तब तक खूब जी लगा के काम करो, लेकिन बच्चा छोटा है तो आप ये चीज़ कह सकते हो। दूसरी चीज़ वो है ना, ठीक है एक बार कह लिया, आप देखो क्या होता है। लेकिन अगर आप बिना कुछ कहे सब कुछ जैसे वो कहेंगे वो झेलती जाओगी तो वो वर्कलोड बढ़ाते भी तो जाएंगे, ये भी तो है। तो ट्राई तो आपको लेना ही था, अब आपने ले लिया एक बार, देखो आगे क्या होता है। इतना स्ट्रेस मत लो, और क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लोगी ना तो उन्होंने ऐसा नहीं भी सोचा होगा ना, तो वो पकड़ जाएंगे कि हाँ भाई ये उस चीज़ को लेके अभी भी है, अगली बार प्रेशराइज करेंगे। नॉर्मल रहो, उस दिन के बाद चले भी तो भी कि भैया बच्चा छोटा है सर, जितने यहाँ के घंटे हैं उतनी देर तो मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, लेकिन स्टे बैक करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बस। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 4 साल हो गए। हस्बैंड हर बात पे झगड़ा करता है और नाम मेरा लगा देते हैं, यहाँ तक घर में तोड़ फोड़ मारना ये सब भी करते हैं। अब मेरी जॉब लग गई है, वो पैसों के लिए सबकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। मैंने बोल दिया आप जहाँ मर्जी पैसे लगाओ, मुझे दिक्कत नहीं, पर ना खुद पैसे बचाते हैं ना मेरे पैसों में। मेरा डिसीजन है, और अभी घर भी नहीं बनाया, खुद का रेंट पे है। क्या करूँ, रिश्ते में फ्रस्ट्रेशन हो गई है। मैं बहुत बार बैठकर भी बात करके देख चुकी हूँ, हमेशा तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो क्या करूँ दीदी, ऐसा लगता है मतलब का रिश्ता है जहाँ बस पैसों से खुशी चाहते हैं बाकी सबकी, और ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे साथ खुद का फ़ोन तक हमेशा पॉकेट में ही रखते हैं। तो क्या मुझे यकीन करना चाहिए? यकीन करो मत करो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लो कि अपने पैसे अपने हाथ में रखो। सिर फोड़े, बर्तन फोड़े, दीवार तोड़े, कुछ भी करे, अपने पैसों की कस्टडी अपने पास ही रखो, बस। ये चीज़ सबसे पहले सुधार लो, और उसके बाद लाइन पे आ जाए, ठीक है। नहीं तो राड़ अब भी हो रही है, राड़ तब भी होगी, एटलीस्ट 4 पैसे रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट, मैं कपड़े धोती हूँ। जब मेरी सास अपने कपड़े मशीन में डालती, जब पता है बहू ने मशीन लगा रखी है, 3 साल हो गए शादी को, कभी भी नहीं सोचती। पता है जब कुछ साल हो जाएंगे ना आपको आगे जाके, और आप पीछे की लाइफ अपनी पलट के देखोगी, आपको याद आएगा कि आपने अपने जीवन के इतने सारे साल और ढेर सारी एनर्जी कैसी सिली बातों पे किलस किलस के व्यर्थ कर दी। ये उतनी ही बेकार की बात आप स्ट्रेस ले रहे हो। करने वाला ऐसी हरकतें इसीलिए करता है ताकि आप स्ट्रेस लो, आपकी एनर्जी फालतू में वेस्ट हो, और वो आप कर रहे हो, ठीक है। डालें कपड़े, ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है। नहीं धुलेंगे एक दिन, 4 दिन बाद एक साथ उनके कपड़े धो दो। कहें 4 दिन में क्यों धोए भैया, उसी टाइम डाल देती जब डेली का लोड लग रहा था। तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे नहीं। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी जो सास ससुर हैं वो एक्चुअली में मेरे ताऊ ताई सास हैं, इनके बच्चे नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का इन्हीं से लगाव था।
जब फैमिली अलग अलग हुई तो मेरे पति इनके साथ आ गए। जहाँ इन्होंने घर खरीदा उस टाइम ये 8th क्लास में थे। दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद मेरी ताई सास, मतलब मैं उनको जानती हूँ सास के रूप में, इन्होंने हमारी शादी कराई। दूसरी जगह शिफ्ट होने के 1 साल बाद मेरी सास को लड़की हुई आई। अब वो 20 साल की है। इन लॉज और सिस्टर इन लॉ सब अपनी तानाशाही चलाते हैं। मेरी 2 डॉटर हैं, मेरे बच्चों को नहीं देखते, उनका कोई ध्यान नहीं रखते, मुझे सारा काम कराते हैं। उनकी किसी गलत बात को गलत बोल दूँ तो हमें घर से निकालने की धमकी देते हैं। निकलो यहाँ से, भागो, अपना इंतजाम करो। आप बताओ क्या करें। मैं सोचती हूँ कि अपना घर खरीद लें, कभी भी निकाल दें हमें। 50-50% है, पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता इनके ऊपर। फिर लगता है सास ससुर है, इनकी सेवा करो। कोई बात नहीं, आप बताइए हमें इनके साथ रहना चाहिए या अपना घर ले लेना चाहिए। आपको अपना घर ले लेना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक रहती हैं आप चाहे शिफ्ट मत हो, लेकिन अपना घर ले लो। क्योंकि जो सही इंसान होता है ना, वो अपने बच्चे होने के बाद भी पलटता नहीं है। वो जिम्मेदारी और वो प्यार, जैसे उसमें दिखाया था ना कभी खुशी कभी गम में, कि ऋतिक रोशन हो भी गया था लेकिन शाहरुख खान के साथ जो उसका अटैचमेंट था वो था ही। तो असली प्यार, असली इंसान, सच्चा इंसान कहना वो वही है, उसी तरीके का पेरेंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने जन्म दिया अपने पेट से या नहीं दिया। एक बच्चा है, उसको हमने अपनी औलाद माना, अपने पास रखा, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है और वो अटैचमेंट फिर अपना बच्चा होने के बाद भी रहेगी। असली इंसान तो वही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी यहाँ तक की बात है ना, तो आप अपना घर ले लो। रहो मत रहो वो अलग चीज़, लेकिन होना चाहिए। आपकी शादी के बारे में आपने जो आंसर दिया, हो सके तो उसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दीजिएगा, काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। बस शॉर्ट ही नहीं बन पा रहे इस चैनल के। चलो देखते हैं। हाय दीदी, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। आपकी वीडियोस बहुत नाइस होती हैं, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू। दीदी मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे खुद के फादर ने मुझे बहुत बुली किया है, गंदी गालियाँ दी, क्योंकि वो जब शराब के बादे में मेरी माँ को मारते थे तो मैं उनको रोकती थी। ये बचपन की बात है, तब से वो मुझे नफ़रत से देखते हैं, बद्दुआएं देते हैं। मैं बहुत बार खुद के लिए स्टैंड लिया, लेकिन अब तक वही चल रहा है। मेरे खुद के फादर ने मुझे ब्रेस्ट पर टच किया था, तब मेरी माँ वहीं थी और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने जब सबको बताया तो किसी ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। इस बात को 2 साल हो गए हैं। अब आपकी उम्र कितनी है? ये नहीं आपने मेंशन करा, लेकिन भैया ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर भी नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पर आप माँ बाप को भी ऐसे नहीं सोच सकते कि माता को माता नहीं हो सकती। 3-3 4-4 बच्चों की माएँ उन्हें छोड़ के भग रही हैं अपने आशिकों के साथ, है ना। नाजायज़ बच्चों को जन्म दे के ऐसे खाली प्लॉट में नाले में फेंक के जा रही हैं, वो माएँ ही हैं, है ना। और बाप रेप कर रहे हैं, अनेक केस हैं। तो अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ गंदी तरीके से पेश आ रहे हैं, कुछ भी है, हमको बस ये करना है कि इमोशनली हम भी उनसे डिटैच हो जाएं, मान के चलें कि ठीक है इन्होंने हमें जन्म जरूर दिया है, लेकिन है ये भी इंसान ही और हमारे साथ ही अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे, है ना। तो अगर आपकी इसमें उम्र नहीं पता लग रही, बट एज सून एज पॉसिबल गेट सेपरेटेड इमोशनली फिजिकली फ्रॉम देम। नेक्स्ट, थैंक यू दी, काश आप पहले मिले होते। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 4 बार ऊपर करने के बाद आया है इसका सिरा, चलो पढ़ लेते हैं। लास्ट है, डियर दी, लास्ट टाइम आपको कमेंट किया था हस्बैंड और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तब आपने डिवोर्स की सलाह दी थी। उसके बाद और लोगों को बोला था सोल्यूशन देने को, एक रिप्लाई आया उनकी, और आपके चैनल का सहारा सा लाइफ को समझने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव भी हुई हैं दी। ये क्वेश्चन सन के पेरेंटिंग को लेकर है। उसका इस बार 10th बोर्ड है, 17 को फर्स्ट एग्ज़ाम है मैथ का दी। वो स्टडी में बहुत अच्छा था और मैं भी टीचर हूँ, सो उसको कभी स्टडी में हेल्प कर देती हूँ, बट ड्यू टू हिज अनफोकस्ड बिहेवियर एंड हस्बैंड का लगातार गेम्स के लिए उसको बोलने से 2 साल बाद कंफ्यूज रहा वो, और एट लास्ट जब हमने उसका साथ मिलकर सिलेबस को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, तब वो लास्ट टाइम में डिप्रेशन में जा रहा है। मुझसे बोल रहा है कि तुमने मुझे केवल सोसाइटी में अपनी इज्जत करवाने को रख रखा है, इसलिए तुम चाहती हो कि 95% मेरी आए। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट इवनिंग उसने सुसाइड तक करने की नौटंकी कर ली। मैं बहुत परेशान हूँ। हस्बैंड से बोला, तब उन्होंने कहा कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो, और मुझ में ही कमी निकाल दी क्योंकि बेटा और मैं दूसरी सिटी में हैं। दी, उसका प्री बोर्ड्स में 90% आया है। कमेंट थोड़ा बड़ा है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। और इस बार दी थोड़ा इमोशनली चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आई फील वेरी इमोशनली
weak in this situation. For me it's not possible to start divorce case because I feel too much social pressure when my husband put a case against me and my life is resolved after the finish of that case in 2023. देखो, अब आपका डिवोर्स वाला तो मुझे लगता है जब आप अपने बेटे से इतनी बेटे की बात अपने पति से कर सकती हो तो वो एक पॉज मोड में है, ठीक है, वहाँ पे नहीं जाना आपको, नहीं जाओ। अब बच्चे की बात है, अगर उसका प्री बोर्ड में 90% आया है ना, तो कई बार ऐसा होता नहीं, जब हम बहुत तैयारी करके रखते हैं तो एंड टाइम पे हमें ऐसा लगता है जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा। सेम चीज़ उसके साथ हो रही है, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके बेटे की लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये है कि जी उसने डायलॉग मार दिया, आप तो अपने इज्जत के लिए रखना चाह रहे हो और ये वो 95% लाना, उसने बोल दिया, आपने सुन लिया, ठीक है। इस टाइम पे उसको, बच्चे को कुछ भी आप आर्गुमेंट में जाओगे, कुछ भी रिएक्शन दोगे, वो गलत ही है और अननेसेसरी है। उसका कोई पॉजिटिव तोड़ निकलना नहीं आपके उस टॉपिक पे और बात करने से, ठीक है। अब अपने बेटे को आराम से बैठ के कि बेटा मैं मान रही हूँ शायद प्रेशर ज़्यादा आ गया तेरे पे, कोई बात नहीं, जितने आ जाएंगे ठीक है। 10th में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मैटर करता है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा लूट ले, है ना। अब उसे प्री बोर्ड याद दिलाना, देखिए देख तेरे प्री बोर्ड में 90% आए थे, हो सकता है इसमें भी आ जाए, तो चिल रहा है, जितना रिवीजन हो गया बहुत अच्छा, कर ले, ठीक है। और हो सके तो उसको वही है कि जो उसको लग रहा होगा कि सॉरी भी बोल दो, कि हो सकता है मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में उलझ के तेरे साथ अलग तरीके से बिहेव कर गई, है ना। किसी तरीके से उसको काम डाउन करो, क्योंकि जो आप कह रहे हो सुसाइड करने का नाटक कर लिया, देखो नाटक में भगवान ना करे लेकिन समय का पता नहीं चलता, कभी कुछ और ही गलत हो जाए। तो 10th के नंबरों को हम चाटेंगे अगर हमारा बच्चा ही ना रहा तो, है ना। तो अभी थोड़ा सा बैक फुट पे आके पति से ध्यान हटा के पूरा ध्यान बच्चे पे इस तरीके से लगाओ कि वो काम डाउन हो जाए। अपना रिश्ता ठीक करने के चक्कर में भी अभी नहीं, बस वो काम डाउन हो जाए, जो वो सुनना चाह रहा है आपको समझ में आएगा, आप माँ हो, आपको वो बोलना उसके सामने कि थोड़ा सा वो शांत हो जाए, उसको लगे कि हाँ मेरी माँ मेरे को समझ पा रही है, गेट कर पा रही है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो कर लेगा। और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि अगर वो ढंग से नहीं भी कर पाता तो सच में हाई स्कूल में अगर उसके 90% या 80% भी आ गए, यार आगे बहुत पढ़ाई पड़ी, उसके पास मौका है, कर लेगा, है ना। तो मान लो वो नहीं भी करता, बीइंग अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो, अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कर सकते हैं, परिवार भी पढ़ा लिखा है लेकिन नहीं कर पा रहे। तो विद्या की रेखा भी तो हाथ में ही होती है ना, जो भगवान ने उसके नसीब में लिखा होगा वो ज़रूर होगा। बस आपका काम ये है कि उसको थोड़ा सा काम डाउन इस टाइम पर कर दो, क्योंकि उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको सारे आंसर सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे। जो मैंने इसको चैनल को आगे बढ़ाने की आप लोगों से अपील करी है वो ज़रूर करना, मिल के करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएँ अच्छा रहेगा। जो इसे शेयर करेगा कहीं ना कहीं जिसकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है, अगर उसका कोई थोड़ा सा भी पुण्य क्रिएट हो रहा होगा तो उसमें जिसने ये वीडियो शेयर करी होगी उसको भी थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं ना कहीं तो आएगा। वो आपको याद करेगा ना कि हाँ भाई इस बंदे ने एक ऐसी वीडियो भेजी थी या क्लिप भेजी थी या मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई, समझ रहे हो। तो ये इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट हम सब फीमेल्स जो अटकी हुई हैं उनके बारे में है। तो थोड़ा सा बड़ा सोच तो इसको बढ़ाओ कि भैया जहाँ भी जिसको लगता है कि हाँ इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी थोड़ा सा टाइम निकाल लो, वो क्लिप करके उसको भेज दो ताकि उसके लिए थोड़ा आसान हो जाए। 1 घंटे की क्लिप मैं कह रही हूँ ना, एक पेशेंट आदमी ही देख पाएगा, नहीं देख पाते हर कोई। तो वो है कि वो किसी तरीके से हर महिला जो अटकी हुई है एक लूप में, बस वो निकल जाए वहाँ से और अपने लाइफ के असली मोटिव को पा सके, अपनी क्वालिटीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सके। ये टारगेट है मेरा, बस भगवान इसको पूरा करना है, ठीक है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, कमेंट कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।